नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुनः अपने सुप्रीम अनुष्का ऑनलाइन क्लासेज में। मैं रत्नाकर मिश्रा आज पुनः उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने वर्णमाला के चैप्टर को लेकर। और जो पिछले वाले वीडियो में हमने आपसे वादा किया था कि स्पर्श व्यंजनों को हम संस्कृत सूत्र के आधार पर आपको समझाएंगे, तो आज वही टॉपिक लेकर आए हुए हूँ। देखिए, संस्कृत सूत्र के आधार पर कैसे स्पर्श व्यंजनों को जाना जाए और स्पर्श व्यंजनों को कैसे पहचाना जाए। बहुत ऐसे वर्णमाला में स्वर और व्यंजन हैं जिनको हम याद नहीं कर सकते। एक एक वर्णों को, एक एक अक्षरों को हम पढ़कर या रटकर याद नहीं कर सकते, लेकिन ट्रिक के माध्यम से या संस्कृत सूत्र के माध्यम से हम इन स्पर्श व्यंजनों को कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज बात स्पर्श व्यंजनों की होगी और स्पर्श व्यंजनों के साथ ही हमारा ये वर्णमाला का चैप्टर भी पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। कुछ टॉपिक जो इसमें बचेंगे वो हम बाद में बताएंगे। तो दोस्तों, आज स्पर्श व्यंजनों की बात कर रहे हैं। स्पर्श व्यंजन तो हम आपको समझा ही चुके हैं कि स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो मुख के विभिन्न अंगों या अवयवों से स्पर्श होकर उच्चारित होते हैं। मुख के विभिन्न अंगों और मुख के विभिन्न अंगों से उच्चारित होने वाले, उच्चारित या अनुशासित होने वाले व्यंजनों को मुख के मुख्यतः 6 अंग हैं और उन 6 अंगों में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और नाक से निकलते हैं। ये मुख के 6 अंग हैं। इन्हीं मुख्यतः 6 अंगों से स्पर्श व्यंजनों की रचना होती है और यही व्यंजन मुख के 6 अंगों से निकलकर बाहर उच्चारित होते हैं। और यही चीज़ आज आपको हम समझाने वाले हैं कि मुख के जो ये 6 अंग हैं इनको संस्कृत सूत्र के आधार पर कैसे जाने। तो इन्हें वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। वर्गों के आधार पर देख लेते हैं, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। वर्गीय व्यंजन और संस्कृत सूत्र के आधार पर हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि कैसे इनको पहचानें। तो संस्कृत सूत्र में पहला लेते हैं, यानी कंठ को लेते हैं और कंठ को यहाँ पर इस सूत्र के माध्यम से समझाया है। अकु विसर्जिया नाम कंठा, अकु विसर्जिया नाम कंठा। अर्थात इस सूत्र के माध्यम से कंठ से जितने भी व्यंजन उच्चारित होते हैं, वो चाहे स्वर हो या व्यंजन, दोनों की बात यहाँ पर की जा रही है। यानी स्वर और व्यंजन को एक संस्कृत सूत्र के माध्यम से यहाँ समझाया गया। संस्कृत व्याकरण में जो वर्णमाला का चैप्टर है उसको इसी माध्यम से बताया गया है। और वही चीज यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि अकु विसर्जिया नाम कंठा। अकु का यहाँ तात्पर्य, इसको तोड़कर देख लेते हैं। आ का तात्पर्य आ, छोटा हो या बड़ा हो, ये सब दोनों यानी स्वर आ और बड़ा ये कहाँ से निकलते हैं? कंठ से निकलते हैं। कंठ मतलब गले से निकलते हैं। और उसके बाद कु का यहाँ तात्पर्य का वर्ग होता है। का वर्ग, का वर्ग में कितने आते हैं? का, खा, गा और घा कट लेंगे। लास्ट के जितने ये 5 व्यंजन हैं इनको हम छोड़ देंगे, ये कंठ में नहीं आते। यहाँ पर का वर्ग में हमको केवल कितने लेने? 4 लेने हैं। 1, 2, 3 और 4। तो का वर्ग में अकु विसर्जिया नाम का तात्पर्य होता है का, खा, गा और घा। इसको ले लेंगे। फिर बचता है हा, हा ले लेते हैं। फिर विसर्जिया नाम अर्थात विसर्ग ले लेते हैं। और विसर्ग में कौन आता है? विसर्ग में एक स्वर होता है और उस स्वर का नाम आहा। इसको ले लेंगे तो ये भी क्या होगा?
कंठ से निकलता है। इतने जो व्यंजन और स्वर हैं दोनों को सम्मिलित करके यानी कंठ से उच्चारित किया जाता है। इस सूत्र को आप नोट कर लीजिए और कहीं इसको अच्छी तरीके से लिख लीजिए, जिससे यह वर्णमाला का स्पर्श व्यंजन के जो स्वर और व्यंजन है कहाँ कहाँ से उच्चारित होते हैं उनको आप आसानी से इस सूत्र के माध्यम से जान जाएंगे। दूसरे पे बात करते हैं, यानी तालु से कौन कौन से स्वर और व्यंजन निकलते हैं। तो तालु से ईचु यसा नाम तालु अर्थात तालव्य, यानी ई का तात्पर्य यहाँ पर छोटी ई हो या बड़ी ई हो, दोनों की बात हो रही। चू से चावर्ग, चावर्ग, और चावर्ग में कौन कौन आते हैं। हमने आपको बताया कि ये 5 जो लास्ट के जो व्यंजन हैं इनको हम छोड़ देंगे और केवल 4 ही लेंगे, यानी चा, छा, जा और झा, इनको ले लेंगे तो चा वर्ग हो जाएगा, यानी ये तालु से निकलने वाले हैं। फिर बात या की होती है, या भी आ गया। फिर ये तालव्य सा होता है, इस सा को ले लेंगे, यानी इतने जो व्यंजन होंगे वो तालु से निकलते हैं और ये कंठ से निकलते हैं। कंठ मतलब गले से। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं मूर्धा से। मूर्धा क्या तात्पर्य होता, मूर्धा जैसे हमारी तालु के ऊपर जो होता है, यानी तालु के ऊपर वाला जो भाग होता है उसे मूर्धा कहा जाता है। यूपी टेट के एग्जाम में यह क्वेश्चन 2 बार पूछा गया था कि मूर्धा किसे कहा जाता है। तो याद रखिए तालु के ऊपर वाला जो भाग होता है, मुख का अग्रभाग, मुख का पिछला भाग नहीं, मुख का अग्रभाग जो होता है और ऊपर का हिस्सा, कहीं नोट कर लीजिए इसे, मुख के ऊपर का अग्रभाग मूर्धा के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया था, 2 बार कम से कम यह क्वेश्चन आया कि मूर्धा किसे कहते हैं। तो याद रखिए मुख के ऊपर का अगला जो भाग होता है वो मूर्धा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर मूर्धा की बात हो रही है कि मूर्धा में कौन कौन से स्वर और व्यंजन आते हैं। तो मूर्धा में रीटू रसाराम मूर्धा, री का तात्पर्य स्वर होता है। कौन सा स्वर मैंने बताया था, हस्व स्वर बताया था, यानी री हस्व स्वर में आती है। तो यहाँ पर री ले लेंगे। उसके बाद टू से टा वर्ग आ जाएगा, और टा वर्ग में कौन कौन से आते हैं, ता, हा, डा और धा, ये ले लेंगे। उसके बाद कौन सा रा बचा, रा से रफ, रा ले लेंगे। फिर ये सावस्था है यानी मूर्धन्य सा, इसको ले लेंगे। इतने जो हैं वो सब मूर्धा से, राम का मतलब होता है नाम, ये सब मूर्धन्य होते हैं। अब दंत की बात करेंगे कि दांत से स्पर्श होने वाले कौन से स्वर हैं और कौन से व्यंजन हैं। इसकी सूक्त क्या है, इसकी सूक्त ली तू लसा नाम दंता। ली यानी ली वाला लकार, संस्कृत व्याकरण में लिट लकार जो बोला जाता है वही यहाँ पर लिए, ये भी स्वर में, संस्कृत व्याकरण में ये भी स्वर की गिनती होती है। तो यहाँ ली हो गया, ली, और तू से ता वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया। अब ता वर्ग में ता, हा, दा और धा लेंगे, ये 4 हम व्यंजन ले लेंगे। ये ता वर्ग हो गया, फिर ला, ला हो गया, और ये फिर सा लेंगे। इतने जो है ये सब दांत से निकलते हैं। ये देखिए, ये संस्कृत सूत्र के आधार पर अगर आप इन सूक्तियों को 5 या 6 बार आप पढ़ेंगे, निश्चित रूप से ये सूक्तियां आपको याद हो जाएंगी। और इस तरीके के माध्यम से, इन सूक्तियों के माध्यम से स्वर और व्यंजन से संबंधित जितने भी स्पर्श हैं वो सब क्या है, आपके तैयार हो जाएंगे। और तैयार होने के तात्पर्य एक भी प्रश्न इससे गलत नहीं होगा। एक बार पुनः फिर देख लेते हैं कि कंठ से कौन कौन निकलते हैं। इसकी सूत्र क्या है, अकु विसर्जिया नाम कंठा। अकु विसर्जिया यानी छोटा हो या बड़ा हो। उसके बाद कु से का वर्ग, का वर्ग में कितने लेंगे, 4 लेंगे, का, खा, गा और घा लेंगे। फिर हा भी
कंठ से निकलता हा आ गया। फिर विसर्जिया का मतलब होता विसर्ग, और विसर्ग स्वर में कौन सा आहा होता है, तो आहा भी कंठ से निकलता है। तो इतने जो वर्णमाला में वर्ण है वो सब कहाँ से निकलते हैं, कंठ से निकलते हैं। दूसरे में ईचू यसा नाम तालु अर्थात तालव्य, यानी छोटी हो या बड़ी हो। फिर उसके बाद चा वर्ग आता है, चा वर्ग में चा छा जा और झा ले लेते हैं। फिर उसके बाद या होता है, या को ले लेते हैं, और फिर ये सा ले लेते हैं, तालव्य सा। पिछले वाले इसके नेक्स्ट वीडियो हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया कि इसे तालव्य सा कहते हैं, इसे मूर्धन्य सा कहते हैं, इसे दंत सा कहते हैं। वही चीज यहाँ पर आ गई है, तो इसे तालव्य के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मूर्धा, मूर्धा से कौन कौन से निकलते हैं, तो मूर्धा का सूक्ति है रीटू रसा नाम मूर्धा, यानी री से री हो गया, टू से डा वर्ग हो गया, डा ठा डा और ढा, फिर ये रा हो गया, फिर ये मूर्धन्य सा हो गया। इतने जो व्यंजन और स्वर हैं ये मिलाकर के मूर्धा से निकलते हैं। और लीतु लसा नाम दंतादात, इतने जो व्यंजन और स्वर हैं वो सब दांत से स्पर्श होकर निकलते हैं। तो ली से लकार हो गया, ता से ता वर्ग हो गया, ता था दा और धा, और ला और सा ये दांत से निकलते हैं। कुछ और भी स्पर्श व्यंजन हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे ओठ से कौन कौन से स्वर और व्यंजन निकलते हैं, तो ओठ से देख लेते हैं। ऊ ऊ, ओष्ठ, ऊ पद्यमानिया नाम ओष्ठा। ऊ से यहाँ पर छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, दोनों को ले गए, जैसे पिछले वाले सूक्त में लिए थे। ऊ से पा वर्ग आ जाएगा, पा वर्ग, और पा वर्ग में कौन कौन से लेंगे, चार ले लेंगे, पा फा बा और भा ले लेंगे। पद्यमानिया नाम, पद्यमानिया नाम अर्थात इसमें पा में एक विसर्ग लगता है जो संस्कृत व्याकरण में होता है। तो ये इतने जो निकलते हैं वो सब ओठ से निकलते हैं। नाक से देख लेते हैं, नाक से कौन कौन से, इमंगला नाम नासिका, कैसे इसका सूत्र कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। नासिका। अब यहाँ लास्ट के जितने भी ये व्यंजन, स्पर्श व्यंजन के लास्ट के अंतिम के जितने भी ये व्यंजन हैं वो सब नासिका यानी नाक से निकलते हैं। यहाँ ले ली, माँ ले ली, अंगा ले ली, आरा ले ली और ना ले ली। ये सब नाक से निकलते हैं। बोल के दे, अंगा ना, ये सब कहाँ से उच्चारित हो रहे हैं, नाक से उच्चारित हो, यानी नासिका से उच्चारित होते हैं। इया ये भी नाक से उच्चारित होता। तो स्पर्श व्यंजन के जो अंतिम जितने व्यंजन हैं वो सब नासिका से उच्चारित होते हैं, यानी नाक से उच्चारित होते हैं। और इसके आगे नेक्स्ट है उसको देख लेते हैं। जैसे वकारस्य दंतोष्ठम, दंतोष्ठ ये बहुत बार पूछा जाता है। अर्थात दांत और ओंठ से, यानी दंतोष्ठ है ये कौन सा व्यंजन है जो दांत और ओंठ दोनों से उच्चारित होता है, यानी मिश्रित ये व्यंजन उच्चारित होता है स्पर्शों का। और वह व्यंजन कौन सा है, वा है। वकारस्य, वकारस्य का मतलब होता है केवल वा। केवल वा जो है ये दांत एवं
ओण दोनों से, इसलिए इसे क्या कहते हैं? दंतोष्ठ कहते हैं, दंतोष्ठ। ये बहुत बार पूछा गया है यह प्रश्न कि दंतोष्ठ में कौन सा व्यंजन उच्चारित होता, तो मात्र एक व्यंजन उच्चारित होता और वह व्यंजन है वा। इसमें कुछ और भी है, जैसे स्वरों के भी ए कौन सा उच्चारित होता है, ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा, ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है और औ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो उसको भी देख लेते हैं। क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि वर्णमाला में हम आपको विस्तार से पढ़ाएंगे, और विस्तार का मतलब होता है कि कोई भी टॉपिक या कोई भी बिंदु हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हर एक बिंदु को आपको बताएंगे, जिससे एक भी प्रश्न अगर इससे आ जाए तो आपका वो प्रश्न गलत ना हो। ए दै तो कंठ ताली। ए दै तो का मतलब, ये सूत्र का मतलब क्या होता है? अर्थात ए का मतलब होता है ए और दै का मतलब होता है ऐ। ये कहाँ से उच्चारित होते हैं? ये दो स्वर, ये दो स्वर दो मिश्रित इस पर स्थानों से यानी कंठ और तालु से मिलकर उच्चारित होते हैं, इसलिए इन्हें कंठ तालव्य कहा जाता है। उसके बाद ओ और औ कहाँ से उच्चारित होते हैं? इसका क्या सूत्र है? ओष्ठव। ओ दौ तो कंठ ओष्ठव, यानी ओस ओ हो गया, दौ से का मतलब औ हो गया। ये कंठ एवं ओण दोनों से उच्चारित होता है, इसलिए इसे कंठोष्ठव कहा जाता है। कंठोष्ठ या कंठोष्ठव। ये स्पर्श व्यंजनों को संस्कृत सूत्र के आधार पर एक और पूछा जाता है, जैसे स्वर में एक में अनुस्वार होता है, वो कहाँ से, यानी जिसे अंग के नाम से जाना जाता है। ये भी तो स्वर है, ये भी तो अनुस्वार और विसर्ग भी स्वर की श्रेणी में आते हैं, लेकिन इन्हें थोड़ा सा अलग कर दिया गया, यानी अनुनासिक और निरुनासिक के अंतर्गत यानी विसर्ग के अंतर्गत रख दिया गया है। ये भी तो उच्चारित होगा कहीं ना कहीं से। जितने भी स्वर और व्यंजन है यानी कहीं ना कहीं स्पर्श होकर तो निकलेंगे ही ना। वही तो मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ कि जितने भी स्पर्श व्यंजन है, यदि स्वर हो या चाहे व्यंजन, निकलेंगे तो यहाँ से ही ना, यानी स्वर तंत्रियों से ही तो उनको उच्चारण होगा, तो अंग भी तो कहीं ना कहीं से निकलेगा। तो कहाँ से निकलेगा? इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है नासिका अनुस्वारस्य च। संस्कृत सूत्र में इसे क्या कहा जाता कि नासिका अनुस्वारस्य च, अर्थात अंग जो है ये नासिका से निकलता है। इसकी सूत्र क्या है? नासिका अनुस्वारस्य च, यानी ये अनुस्वार कहा जाता है, इसे अनुस्वार बोलते हैं। किसी भी व्यंजन में ये जब ऊपर लग जाता है, जैसे इसमें लग गया तो इसे अनुस्वार बोला जाता है। तो इसे अंग तो वैसे ये काखा का भी अवर्गीम बोला जाता है, लेकिन अगर व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो इसकी एक शब्दावली है, और शब्दावली क्या है? इसे अनुस्वार कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। तो ये अनुस्वार जो है इस सूत्र के माध्यम से निकलता है। ये नासिका अनुस्वारसा, यानी अंग जो है ये नाक से निकलता है, यानी नासिका से निकलता है, नासिका से। तो दोस्तों ये रहा स्पर्श व्यंजनों का पूरा वर्गीकरण। हमने आपसे पिछले वाले वीडियो में जब मैं पढ़ा रहा था तो हमने आपसे कहा था कि मैं आपको संस्कृत सूत्र के आधार पर बताऊंगा, इतने स्वर हैं, इतने व्यंजन हैं,
बहुत भ्रम की स्थिति होती है। कितने व्यंजन और कितने स्वर रटोगे? 41 व्यंजनों को रटना है और 11 स्वरों को रटना है। कितना रटकर और कितना बोलकर आप समझ पाएंगे। लेकिन हमारे इस ट्रिक के माध्यम से अर्थात इस संस्कृत सूत्र के माध्यम से आसानी से इस प्रश्न व्यंजनों को करना कुछ नहीं है। बस आपको 3 या 4 बार या 10 बार कम से कम, जब तक याद नहीं होता तब तक आप सुबह या शाम इसको रटते रहिए और रट करके इससे जो 2 या 3 जो प्रश्न आते हैं किसी भी परीक्षा में आसानी से आप उसे सही कर सकते हैं और सही करके आप 2 या 3 मार्क यानी अंक आप हासिल कर सकते हैं। बस आपको इसी प्रक्रिया के आधार पर समझना और विस्तार से हमने आपको यहाँ पर समझाया है और वर्गों को बताया है। तो दोस्तों ये वर्णमाला का चैप्टर रहा है। नेक्स्ट चैप्टर आप पुनः हम लेके हाजिर हो रहे हैं आपके सामने और वो भी ये बर्निंग चैप्टर है हिंदी व्याकरण का और उस पर विस्तार से आपको बढ़ाएंगे। तब तक दोस्तों हमारे वीडियो का वेट करिए। धन्यवाद।